वो आज भी याद है जब मैंने पहली बार गुटखा खाया था तो मुझे उल्टी हुई थी, मुझे चक्कर आए थे, है ना। फिर मैं 2-4 दिन डरा रहा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे नशे बढ़ते गए। छोड़ना मैं भी चाहता था, रोज रात को सोचता था कि छोड़ना है, बाहर निकलना है इस चीज से, पर अगले दिन शरीर ही नहीं मानता था, खड़ा ही नहीं होता था शरीर। फिर एक दिन मेरे आज भी याद है, मेरे मदर ने मुझे स्मैक पीते देखा था रात को, और अगले दिन मुझे कुछ याद नहीं था। वो नशे के लिए घर पे चोरी की है? हाँ, चोरी की है। मेरे को आज भी याद है, मैं सर मारता था दीवारों पे, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, है ना, मैं हॉस्पिटल से भाग गया वहाँ से। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे ना मेरे को गलत भी लग रही है वो चीज़, है ना, कि जैसे बाहर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक बंदे को पकड़ रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं और उसको पीट रहे हैं, है ना। उन चीज़ों से वो ढीठ बन जाएगा। कोई एक बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट आपका आपके फादर के साथ रहा हो? मैंने अपने फादर को बोला कि मैं किसी और की औलाद हूँ। उड़ेगा नहीं बढ़ेगा हिमाचल के चौथे और खास एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता धवन। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो कभी खुद नशे की गहरी दलदल में धंस चुके थे, लेकिन आज वो हजारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुके हैं। ये कहानी है आशीष की। चौथी क्लास में गुटखे से शुरू हुआ सफर धीरे धीरे सिगरेट, अफीम, नशीली गोलियां और केमिकल ड्रग्स तक पहुंच गया। सुबह से शाम तक बस नशा। हर वो चीज जो उन्हें नशे में डुबो सकती थी वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि घर वालों तक को उनकी वजह से समाज को मुंह दिखाने में शर्म आने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। आज वही आशीष सैकड़ों जिंदगियां बचा रहे हैं, उन्हें अंधेरे से निकालकर एक नई रोशनी की तरफ ले जा रहे हैं। तो कैसे उन्होंने नशे को मात दी? कौन सा वो लम्हा था जिसने उनकी सोच बदल दी? और कैसे आज दूसरों के लिए उम्मीद बन गए हैं? उड़ेगा नहीं बढ़ेगा हिमाचल के आज के इस एपिसोड में वो सब आपको सुनने को मिलेगा जो आपको झकझोर कर रख देगा और शायद किसी की जिंदगी भी बदल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक मिशन है, नशे से आजादी का मिशन। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सर, आपकी जो कहानी हमने सुनी और जितना आसपास से हमने रिसर्च करने की कोशिश की, बहुत ही प्रेरणादायक आपकी कहानी है। खुद पहले नशे के दलदल में फंसे थे, फिर अब हजारों जिंदगियों को आप बचा रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, शुरुआत से ही शुरू करेंगे। आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली मैम मैं बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ, पर बचपन से शिमला में ही रहे। पैदाइश मेरी किन्नौर से है। अच्छा। हाँ जी, फादर कॉन्ट्रैक्टर थे, तो किन्नौर होते थे, वहाँ पैदा हुए, फिर शिमला आए, शिमला में ही रहे, पढ़े लिखे सब कुछ यहीं। अच्छा, शिमला में कौन से स्कूल में पढ़े आप? शिमला में काफी स्कूलों में स्कूल चेंज किए हैं। एसडी में पढ़ा हूँ, भराड़ी में पढ़ा हूँ, लाल पानी, फिर किन्नौर में भी पढ़ा हूँ, बिलासपुर में भी पढ़ा हूँ। और लाइक फैमिली बैकग्राउंड कैसा था आपका? ठीक। अच्छा, तो देखिए, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने ये ज़रूर पढ़ा था कि आप चौथी कक्षा से ही एक नशे के दलदल में फँसते हो। पहली बार जो आपने नशा ट्राई किया था, कौन-सा वो नशा था? वो गुटखा था। हाँ, हाँ तो जी। गुटखे से सफ़र आपका शुरू हुआ था जी, जी, जी। और करते-करते फिर आप नशे के दलदल में फँसते गए। थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। 4th क्लास में जब मैं था तो मतलब जैसे किसी को देखते थे आस-पड़ोस में, कोई कॉलर खड़े करके जा रहा है, सिगरेट हाथ में जलाई है, उसको जो भी लोग जा रहे हैं नमस्कार नमस्कार कर रहे हैं ना, ये एक अच्छी लाइफ जी रहा है ये, है ना, क्योंकि एक एडिक्ट होता है वो नेगेटिव जल्दी कैच करता है। जी। तो देखा-देखी में ये चीज़ें शुरू हुई, गुटखे पे पहुँचा, फिर आस्ते-आस्ते सिगरेट, फिर भांग, है ना, आस्ते-आस्ते जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे-वैसे नशे बढ़ते गए, है ना। फिर लास्ट में
मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ में यहाँ ऐसा था, यहाँ शराब और आपके भांग भूंग अफीम ये चीजें ले लेते थे। नहीं, चंडीगढ़ में जब आप पढ़ाई के लिए गए थे पढ़ाई के लिए तो गया क्या था। उम्र थी आपकी उस समय? उम्र 18-19 साल होगी शायद। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपने 4th क्लास से नशा स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद 7th 8th में कौन से नशे पे पहुंचे थे आप? अल्कोहल तक। अच्छा, और उसके बाद फिर भांग, थोड़ा अल्कोहल, फिर वहां तक ठीक था। फिर जिंदगी में केमिकल नशे आने शुरू हो गए, जैसे गोलियां हो गई, है ना। फिर आस्ते आस्ते स्मैक पे पहुंच गए चंडीगढ़ से। तो ये सारा आपका स्कूल का है जब आप स्मैक वगैरह ये सारे नशे नहीं, ट्राई किए? स्मैक लास्ट में 2006-7 में शुरू हुई थी। अच्छा, तो जब आप स्कूल टाइम में थे, जब आपने बताया कि आप 4th क्लास से ही ये सारी चीजें स्टार्ट कर चुके थे, कभी पेरेंट्स को पता नहीं लगा उस समय में? जी, पता लगा। कौन सी क्लास में पता लगा था? 4th में ही पता लग गया था। अच्छा, 4th में ही। क्योंकि जब एक एडिक्ट नशा करना शुरू करता है, शुरुआत में उसको वो स्वाद जो होता है वो नहीं कंट्रोल होता है। तो मेरे को आज भी याद है, जब मैंने पहली बार गुटखा खाया था तो मुझे उल्टी हुई थी, मुझे चक्कर आए थे, है ना। फिर मैं 2-4 दिन डरा रहा। मैंने वो ट्राई चीज किसने करवाया था? फ्रेंड सर्कल तो देखा मतलब देखी। आपका जो फ्रेंड सर्कल था वो आपसे बड़े थे? बड़े बड़े अच्छा, बड़े ठीक है, फ्रेंड क्योंकि सर्कल बड़े थे। बाकी तो सारे छोटे-छोटे थे, हाँ उन्हें तो जी, क्या ही जी पता जी होगा। जी। देखा देखी में शुरू किया कि चलो टेस्ट करते हैं, है ना। फिर जब चक्कर चुक्कर आए, 2-3 दिन डरा। फिर उसके बाद खाया तो उतना पूरा नहीं खाया, थोड़ा सा खाया। फिर मजा आना शुरू हो गया। फिर आस्ता आस्ता सिगरेट पीनी शुरू कर दी। सिगरेट कौन सी क्लास में? 5th 6th में शुरू हो गई थी। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें भांग डाल के शुरू कर दी। फिर आस्ता आस्ता शराब लग गए पीने। फिर थोड़े से बड़े हुए, अफीम पे पहुंच गए। फिर ये सारी चीजें साथ चलनी शुरू होगी। पहले ऐसा होता था कि अफीम खा रहे हैं तो अल्कोहल नहीं पिएंगे। फिर आस्ता आस्ता जैसे उम्र बढ़ती गई, है ना, शरीर में कैपेसिटी भी बनती गई नशा करने की ज्यादा से ज्यादा। फिर लास्ट में जब मैं रिहैब पहुंचा हूँ तो मेरे को आज भी याद है, मेरा वेट शायद 35-36 किलो था। कौन सी क्लास में आप रिहैब आए नहीं, थे? स्कूल वगैरह मैंने छोड़ दिया था। 2007 की बात है ये। अच्छा। 2007 नहीं, 10 की बात है ये। रिहैबिलिटेशन सेंटर जब मैं पहुंचा था। फिर 3-4 महीने में रिहैब रहा। फिर मैं महीना 1.5 महीना क्लीन रहा। उसके बाद फिर मैं उसी कंपनी में उठना बैठना शुरू कर दिया। और पता ही नहीं लगा नशा फिर कब आ गया। मतलब देखिए, आपने जैसे ये स्कूल टाइम में सब कुछ स्टार्ट कर दिया था, पैसे कहाँ से आ रहे थे? पैसे उस टाइम नशा इतना महंगा होता भी नहीं था, है ना। 10-20 रुपए में जैसे गुटखा शायद, जब तक जहां तक मेरे को याद है, 1 रुपए का आता था उस टाइम। 1 रुपए का आता था तो शुरुआत में तो एक पैकेट भी आप 2-3 बार खा सकते थे, है ना। यानी कि 4-5-10 रुपए में नशा हो जाता था 4th 5th तक। फिर क्योंकि हम लोग जब स्कूल जाते थे तो बसेस चेंज करनी पड़ती थी, बस में जाना पड़ता था। तो 10-12-15 रुपए 20 रुपए घर वाले दे देते थे रोज देते थे। तो उससे हमने किराया बचा लेना, कुछ ना कुछ छोटे छोटे होते थे, किसी के पीछे खड़े हो गए, है ना। किराया बचा के फिर आप पैदल घर जाते थे? नहीं, जाएंगे बस में ही, फिर वो पर किसी कैसे? के पीछे खड़े हो अच्छा। जाएंगे। कंडक्टर आएगा, वो पूछेगा, बोलेंगे पास है ना। कुछ ना कुछ बहाना हो ही जाता था, कुछ ना कुछ। ठीक है। और फिर जब आपका स्कूल खत्म हुआ तो फिर जब आपके पेरेंट्स को ये सारी चीजें पता लगी थी आपके बारे में, उस टाइम उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, वो रोए, है ना, समझाया, हॉस्पिटल भी लेके गए, है ना। हर जगह जो मंदिरों में लेके गए, हॉस्पिटलों में लेके गए, हर जगह जो वो कर सकते थे वो किया उन्होंने। फिर लास्ट में एक टाइम ऐसा आ गया कि जब 2007 में मेरी जिंदगी में स्मैक आई तो मेरे घर वाले इवन ये तक बोलते थे कि तू दारू पी ले, ये नशे ना कर, है ना। तो कहीं ना कहीं एक एडिक्ट जब नशा करता है मजे के लिए करता है, पर वो बाद में प्रॉब्लम बनती है। छोड़ना चाहता है, छोड़ना मैं भी चाहता था। रोज रात को सोचता था कि छोड़ना है, बाहर निकलना है इस चीज से, पर अगले दिन शरीर ही नहीं मानता था, खड़ा ही नहीं होता था शरीर। फिर उस चीज को 1 दिन 2 दिन 4 दिन, है ना, दिवाली होली ये चीजें सोचते सोचते काफी लंबा समय निकल गया। फिर एक दिन मेरे आज भी याद है, मेरे को मेरे मदर ने मुझे स्मैक पीते देखा था रात को। और अगले दिन मुझे कुछ याद नहीं था वो, है ना। तो घर वालों ने पूछा क्या करना चाहता है ना, ऐसे तो खराब हो जाएगा सब कुछ।
फिर मैंने रिहैबिलिटेशन सेंटर जाने का रास्ता चुना। कभी मतलब नशे के लिए घर पे चोरी की है? हाँ, चोरी की है पर इतनी हम्म। ज़रूरत नहीं पड़ती थी उस टाइम चोरी की। हम्म। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ उस टाइम नशा सस्ता था, है हम्म। ना? अब जब मैं स्मैक लगा पीने तो बड़ा भी हो चुका था, 100-200 रुपए की ग्राम आ जाती थी, है ना? फिर होते हम चंडीगढ़ में थे, चंडीगढ़ में होते थे तो खर्चा मिल जाता था कि बुक्स लेनी है, जूते लेने हैं, कपड़े लेने हैं, ये वो किराया देना है, कुछ भी करके हो जाता था। चोरी करने की नौबत पड़ती नहीं थी। पर आजकल जिस हिसाब के नशे हैं उसमें चोरियां हो रही है, चोरियां हो रही है, क्राइम हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण नशा ही है इसमें। ये तो है, क्योंकि हमने भी देखी काफी लोगों से जब बातचीत की थी, मैं आपको जब हमारी बातचीत हो रही थी मैं आपको बता रही थी कि कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने करोड़ों रुपए अपने माँ बाप के लगा दिए थे और सिर्फ नशे के लिए, और आज वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। और मोस्टली केसेस में यही देखा जाता है कि घर की तरफ से ही वो चोरी करना स्टार्ट करते हैं, अपने माँ के गहने बेचना, ये सब कुछ। तो मेरे मन में यही प्रश्न था कि अगर कोई नशा करता है तो कैसे करता है, लेकिन आपने बताया जैसे कि बहुत कम पैसों में उस टाइम नशा आ हो जाता जाता था। था। ठीक है, अब जैसे आप चंडीगढ़ की भी अपनी बात बता रहे थे, थोड़ा उस सफर के बारे में भी हमें बताइए कि जब आप चंडीगढ़ गए थे तब कैसा आपका फ्रेंड सर्कल था, कब कैसे ये आपने चीजें स्टार्ट की थी, जो ज्यादा ड्रास्टिक लेवल पर आप जब नशे करने लग गए थे? चंडीगढ़ जब मैं गया था मैं 2003-4 में, उस टाइम मैं जेड किंग है ना हार्डवेयर का कोर्स करने गया था। वहां पे तो रूम लिया था। फिर मेरे जानता नहीं था वहां किसी को, पर आस्ता आस्ता जैसे सर्कल में लोग मिलने शुरू हुए, हिमाचल के लोग हम इकट्ठे हुए, बाद में 4-6 लोग हम होते थे। फिर जैसे हम यहाँ हिमाचल वाले मैक्सिमम जितने भी होते हो भांग भूंग ज्यादा पीते थे उस टाइम, है ना? फिर वहां जाके 2-4 चीजें और मुंह में लग गई, है ना? हमने गोलियां खानी शुरू कर दी क्योंकि वो आसानी से मिल जाती थी उस टाइम, आसानी से मिल जाती थी। इधर उधर देखा, वहां स्मैक पीते थे लोग, है ना? शुरू में डर लगता था उनको देख के क्योंकि सामने रहते थे, हमारे फ्लैट से सामने रहता था एक बंदा, वो स्मैक पीता था, तो उसके मदर उसको रोज गालियां देते रहते थे। वो कभी टीवी उठा के ले जाता था, कभी कुछ उठा के ले जाता था, चोरियां करता था यानी कि। तो कहीं ना कहीं उस नशे से डर लगता था। पर जब एक बार वो चीज टेस्ट की तो ऐसा लगा कि ये बाकी चीजें इसके आगे कुछ भी नहीं है ना? कैसा फील होता है? फील मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हमें। फील मतलब आपको किसी हिसाब का कुछ सोच ही नहीं रहती है किसी के बारे में, ना आप अपने बारे में सोचेंगे, ना आप किसी के अपने माँ बाप के बारे में, किसी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। आपको सिर्फ प्यार है तो अपने नशे से है सिर्फ, उसके अलावा आपको कुछ और चीज दिखाई नहीं देती उस टाइम। जब आप यूजिंग में पड़ जाते हैं तो आपको आपके सामने कुछ भी हो रहा है, आपके मदर बीमार है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे को आज भी याद आता है कि मेरे चाची जी की डेथ हुई थी, है ना? मैं उस टाइम मेरे घर वालों का मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे डेथ हो गई है, हमने गांव जाना है। अब मुझे मालूम है कि मैंने गांव जाना है, मेरा सर्कल था वो सारा का सारा यहीं का ही था। मेरे को गांव के में पता नहीं था कि कहाँ क्या मिलता है, कहाँ क्या नहीं मिलता है। तो मैंने उनको 2-2.5 घंटे सड़क में खड़ा करके रखा। पहले मैं ठियोग साइड गया, अपना सामान समून लेके आया, फिर मैंने सारा अरेंजमेंट किया। 10-12 दिन वहां रहने हैं तो वो चीजें आज के दिन समझ आती है। मतलब और आपने पहले अपने पास पूरा स्टॉक रखा, फिर पूरा आप घर गए? फिर मैं घर गया, फिर मैं गांव गया क्योंकि वहां पे मेरा सर्कल नहीं था ऐसा। मैं सिर्फ जानता था तो अपने कजन वगैरह को जानता था, वो लोग इन चीजों में नहीं थे। फिर मेरे को अगर 10-12 दिन लगाने हैं, क्योंकि एक एडिक्ट को रोटी मिले चाहे ना मिले पर उसको नशा बहुत जरूरी हो जाता है। जब वो यूजिंग में है तो आज के दिन की नहीं, वो अगले दिन की भी सोच के चलेगा। तो मतलब आपकी जो दिन की शुरुआत होती थी वो नशे से होती थी और जी खत्म आपका दिन नशे पे हो जाता जी था? जी, जब तक सोएंगे नहीं तब तक नशा करते रहेंगे। अच्छा। हाँ, लास्ट में ऐसा हालात हो गए थे कि नशा हो नहीं रहा था, सिर्फ सोने के लिए नशा कर रहे थे। मेरे को आज भी याद है, मैं सर मारता था दीवारों पे। क्यों? कि नशा हो जाए या नशा छूट जाए, अच्छा। है ना? पर वो चीज नहीं हो पा रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, है ना? रोज सोचता था, रात होती थी कि बस ये लास्ट है, कल से नहीं करना है कुछ भी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक एडिक्ट जब नशा करता है तो सफर
पूरी फैमिली कर रही होती है। क्या कभी खुद को रोकने की कोशिश नहीं की इन चीजों से? कोशिश की, मैं बोल रहा हूँ आपको कि रात शाम होती थी, मैं रोज शाम को सोचता था कि मैंने कल से नशा नहीं करना है, पर अगले दिन मेरा शरीर खड़ा नहीं होता था। शरीर खड़ा नहीं होगा, मेरी बॉडी को नीड होगी उस चीज की, खाना मिले ना मिले पर नशा मेरे को चाहिए। फिर से वही चीजें चल पड़ती थी, वैसे ही दिनचर्या चल पड़ता था। चंडीगढ़ में कितने साल थे आप? चंडीगढ़ में मैं 3 एक साल था। अच्छा, तो 3 साल अपने जमकर वहां पर नशा जम किया। कर नशा किया। ऐसा मतलब माइंड में कब क्लिक किया कि नहीं अब बहुत हो चुका है और अब मुझे ये छोड़ना है? क्योंकि ट्राई तो आप काफी टाइम से कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा एक मोमेंट हमें बताइए जब उसके बाद आप नशे छोड़ने की तरफ चल दिए थे। जब मेरे मदर ने मेरे को पकड़ा था स्मैक पीते हुए, तो उस टाइम कहीं न कहीं मेरे को प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। मेरा पूरा परिवार मेरे पास आके बैठ गया, है ना? वो चीज़ें कई बार हुई, वैसे ऐसा नहीं है कि पहले भी बहुत बार समझाया, रोए भी, है ना? फिर उस दिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, शायद नशे-नशे में ही मेरे से वो एक्शन हो गया और मेरे को पता नहीं था रिहैबिलिटेशन सेंटर में क्या होता है, क्या नहीं होता है। और उस टाइम हिमाचल में सेंटर भी नहीं थे, 2010 की बात है, 9-10 की बात है शायद ये। तो मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर चला गया, छोड़ना चाहता था, है ना? जो चीज़ें बताई, वो चीज़ें कुछ दिन फ़ॉलो की, बाद में फिर से उसी सर्कल में घुस गया। मेरे को देखो, मैं नशा नहीं कर रहा, ये वो, है ना? चीज़ें, और पता ही नहीं लगा कब नशा आ गया ज़िंदगी में फिर से। अच्छा, फिर एक बार छोड़ने की कगार पर थे और उसके बाद फिर से नशा आ गया। जी, 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 जी। अच्छा। फिर मेरा उसी रात एक्सीडेंट हो गया। हुँ। एक्सीडेंट हुआ, है ना? मैं हॉस्पिटल से भाग गया वहाँ से, हॉस्पिटल लेके गए घरवाले, मैं चंडीगढ़ भाग गया अपने डीओसी लेने, है ना? फिर वो कम से कम 15-20 दिन वैसे ही चलता रहा कि घरवाले मेरे को पकड़ के हॉस्पिटल डाल रहे हैं और मैं रात-रात को कैसे न कैसे भाग जा रहा हूँ चंडीगढ़, है ना? फिर आस्ता-आस्ता 2004 साल तक फिर से वैसे ही लगा रहा, वही छोड़ पकड़ लगी रही। फिर 4 साल बाद 2014 में मेरे को यहाँ शिमला में रिहैबिलिटेशन सेंटर खुला था एक, मैंने उनको कॉल किया भैया को कि मेरे को आना है ना? फिर मैं वहाँ गया, फिर उसके बाद क्लीन। जो अच्छा, चीज़ें बोली गई वो मानी, है ना? जैसे बोलते रहे वैसा मानता रहा। नशे में ऐसा भी होता है कि आपकी फैमिली आपसे दूर हो जाती है, आस-पड़ोस के लोग होते हैं, वो ये तक बोल देते हैं कि इसके साथ मत रहना जी। और माँ-बाप को भी थोड़ी शर्म महसूस होती है, सर उठाकर वो सोसाइटी में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस? बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ें होती थी। देखो, मैं जब यूज़िंग में था तो ऐसा नहीं है कि चोरी-चकारी या फिर कोई एनडीपीएस के कोई केस बने मेरे ऊपर, पर लड़ाई-झगड़े होते थे मेरे, बहुत होते थे। मैंने काफ़ी केस भुगते हैं। फिर आस-पड़ोस वाले जितने भी थे, है ना? वो सब यही कहते थे कि इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, है ना? कि इसकी ज़िंदगी खराब है, इसने आप लोगों की भी ज़िंदगी खराब कर देगा ये, है ना? वो चीज़ें होती थी, रोज़ सुनने को मिलती थी। मुँह के ऊपर तो नहीं बोलता था कोई, पर ये था कि पीठ के पीछे सभी बोलते थे, बुरा ही बोलते थे। तो उस समय सबसे ज़्यादा आपका साथ किसने दिया? क्या वो आपके कोई दोस्त थे या आपके फैमिली वाले, आपके माँ-बाप या कोई भी एक ऐसा शख्स जिसने आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया हो, जो भी आपको याद हो? फादर ने साथ दिया वो तो। फादर ने बहुत साथ जी, दिया। जी। तो आज तो वो खुश होते होंगे कि बिल्कुल, बिल्कुल, आज आप बहुत। इन चीज़ों से दूर हैं और इन्हीं में आप आगे लोगों की मदद भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपने रिहैब सेंटर आप शायद कुछ बोलने लगे थे? नहीं, मैं कह रहा था, जब मैं फर्स्ट टाइम सेंटर से आया था, तो मेरे को आज भी याद है, मेरे फादर मेरे को रोज़ जैसे एक नर्सरी केजी वाले बच्चे को लेके जाते हैं, उसको लेके आते हैं, है ना? उन्होंने फिर से मेरे ऊपर मेहनत की, मेरे को मीटिंग लेके जाते थे। कई बार घर में ऐसा भी हो जाता था कि मदर को शक हो जाता था कि जैसे मैं सोया नहीं हूँ, मेरी आँखें लाल है, घरवाले बोलेंगे कि तूने नशा कर लिया फिर से, है ना? क्योंकि विश्वास बनना मुश्किल हो जाता मुश्किल है, हो जाता है। समय लगता है ना जी। अब दूसरी बार, एक बार फर्स्ट टाइम जब मैं गया था जल्दी विश्वास हुआ, सेकंड टाइम उन लोगों को विश्वास करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो उन्होंने बड़ी मेहनत की मेरे ऊपर, फादर ने मेरे। तो कोई एक बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट आपका आपके फादर के साथ रहा हो? जब आपने दोनों ने इकट्ठे बैठ के बात की हो और शायद वो भी आपके साथ इमोशनल हो गए हो? हाँ, मेरे को एक याद आता है कि
हम्म, मेरी पेशी थी कोर्ट में, मैंने पेशी मिस की थी। तो एक जज साहब थे, है ना, उन्होंने मेरे को फाइन किया पहले 2000 रुपए की 1 दिन की सजा। मेरे फादर ने ऐसे हाथ जोड़े कि माफ कर दो, है ना। उन्होंने सजा बढ़ाई, 2 दिन कर दिए, है ना। और फिर एक बार फिर बोला उन्होंने, तो 3 दिन की सजा और 5 की 6000 रुपए फाइन हो गया। और मैं बाहर निकला, मैंने अपने फादर को बोला कि मैं किसी और की औलाद होता। आप अपना टाइम लीजिए। ठीक है, अब आप ठीक है, ठीक है। देखिए, काफ़ी अच्छी आपकी कहानी हमने देखी, काफ़ी प्रेरणा आपकी कहानी से हमें मिलती है। जो लोग पहले आपको ये कहते थे कि इसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है और ये नशे में पड़ चुका है, कई नाम भी आपको दिए गए, नशेड़ी या बिल्कुल, कुछ भी आपको बोला गया। आज उन लोगों का क्या रिएक्शन है? अब भी आपको मिलते होंगे? जी, 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 जी। तो आज अभी आते-आते भी मेरे को कोई मिले, हुँ, है ना, तो वो कहते हैं कि तेरे को देख के बहुत अच्छा लगता है ना, हुँ, कि किसी टाइम जो लोग मेरे से बात नहीं करते थे, आज वो राय माँगते हैं। उनके कोई नोन में होगा कोई, वो हुँ, कह रहे थे कि ऐसे-ऐसे भी वो टाइम लगाता है, टॉयलेट में टाइम लगाता है, चिड़चिड़ा हुँ, होता है, हुँ, राय माँग रहे थे। फिर मैंने उनको थोड़ा-सा गाइड किया। यानी कि हुँ, आज के दिन ये है कि मेरे घरवाले एक सिर उठा के चल सकते हैं। हुँ, आज के दिन जो लोग मेरे को दरकिनार करते थे, आज वो मेरे से राय माँगते हैं। हुँ। तो अच्छा, मैं वो उस कहानी की तरफ जाना चाहती हूँ जब आपने खुद ने सोचा कि अब आपको लोगों की मदद करनी है। जो टाइम आपने फेस किया है, हुँ, अपने फैमिली से दूर तक आप हो गए थे। नशा एक बहुत ही मतलब आपके लिए ऐसा हो गया था कि अगर नशा नहीं मिलेगा तो शायद आप अपनी फैमिली को भी छोड़ सकते थे। जी, जी, जी। लेकिन आज आप एक ऐसे मुकाम पर हैं जिस पर आप काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं। तो कब ये थॉट आया कि अब आपको अपना रिहैब सेंटर खोलने की आवश्यकता है? जब मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में होता था, हुँ। तो मैं वहाँ जब फैमिलियाँ डील करता था, हुँ, जैसे किसी के पेरेंट्स आते हैं, हुँ, वो मेरे को ऐसा लगता था जैसे मेरे माँ-बाप सामने बैठे हैं, है ना? हुँ, वो दल-दल जैसे एक एडिक्ट के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, है ना? भगवान से ऊपर समझते हैं कि इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो। कहीं न कहीं मेरे अंदर से एक आवाज़ आएगी, है ना, कि इस फ़ील्ड में ही मेरा नाम खराब हुआ था। तो कोशिश करता हूँ, है ना? हुँ, फिर कोशिश की, रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला, है ना? कहीं न कहीं अच्छे रिज़ल्ट भी मिले, काफ़ी बच्चे ठीक भी हुए, कुछ ठीक नहीं भी होते हैं, है ना? हुँ, कुछ ठीक नहीं भी होते हैं, कुछ जो मानेगा, सुनेगा बात, वो ठीक होगा। हुँ, ये तो है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन पता नहीं कैसे वो स्किप हो गया। फैमिली के बारे में मैंने पूछ लिया, फ्रेंड्स के बारे में मैंने पूछ लिया, पार्टनर भी होते हैं जी, ना? जी, जी। तो उस टाइम पर स्कूल में भी देखिए हो सकते हैं, कॉलेज टाइम पर भी हो हुँ, सकते हुँ। हैं। क्या आपके पार्टनर को पता था? जी। तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया इस चीज़ में या हाँ, फिर काफ़ी लड़ाइयाँ मतलब चलती थी? चलती कैसा वो थी। फ़ेज़ था? लड़ाइयाँ काफ़ी चलती थी, 7-8 साल का रिलेशन रहा था मेरा। हुँ, तो वो काफ़ी समझाती थी मेरे को, है हुँ, ना? कि ऐसा ना करो, वैसा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो चीज़ें पर एडिक्ट को अपने नशे के आगे हुँ, कोई भी चीज़ नहीं दिखती है। जब वो हुँ, यूज़िंग में है, तब जब वो नशा कर रहा है, जब उसने अपने माँ-बाप की नहीं सुनी, तो वो किसकी सुनेगा? हुँ। नहीं, बट देखा जाए तो पार्टनर का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है, आपको ठीक करने में भी, आपको बिगाड़ने में भी। कुछ चीज़ें हुँ। ऐसी होती हैं कि जो आप अपने माँ-बाप की नहीं सुनते हो या अपने फ्रेंड्स की नहीं सुनते हो, आप अपने पार्टनर की ज़रूर सुनते हो। कभी ट्राई नहीं किया कि उनकी बातों पर भी गौर किया जाए? गौर करते थे, पर वही बात है कि शाम को गौर करते थे, सुबह फिर उसी चीज़ में फँस जाते थे। नहीं, लगता तो था कहीं न कहीं गलत है। हुँ,
मैं अपनी जिंदगी भी खराब कर रहा हूँ, दूसरे की भी खराब ही होएगी। पर वो चीजें नहीं सोची जाती उस टाइम। तो चलिए ठीक है, अब जैसे हम रिहैब सेंटर की आपकी बात कर रहे थे, क्या-क्या चुनौतियाँ आपने फेस किया उस टाइम पे? क्या-क्या आपको लगा कि एक रिहैब सेंटर खोलने में कितनी बड़ी आपको मुश्किलें आ सकती है? या क्या-क्या वो टाइम था जब आपने स्टार्ट किया था? कितने लोग आए थे? उस सब के बारे में थोड़ा बताइए। शुरुआत में जब मैंने सेंटर खोला था तो उस टाइम कौन-सी ईयर की बात है ये? ये 2015 की बात है, हुँ। 15 लास्ट लास्ट की। हुँ। तो मेरे को आज भी याद है 16-17 तक घर से ही पैसे लेने पड़ते थे, किराया सब कुछ हर चीज़। हुँ। फिर आस्ता-आस्ता जैसे ये मूवी आई थी एक उड़ता पंजाब, जी। हुँ, हुँ। उसके बाद ये चिट्टा-चिट्टा एकदम से ही बहुत ज़्यादा फैल गया। हुँ। उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया कि सेंटर में ठियोग में सेंटर होता था, मेरे पास वहाँ जगह नहीं रहेगी बच्चों को रखने के लिए। अच्छा। फिर मेरे को यहाँ शिफ्ट करना पड़ा, हुँ। है ना? आस्ता-आस्ता कुछ बच्चे यहाँ से ठीक हुए, उन्होंने खोले फिर हुँ। अब ये है कि काफ़ी रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गए हैं। हुँ। तो अभी प्रेज़ेंट में आपके जो ये रिहैब सेंटर है सनराइज़ रीबर्थ में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 20 लोग हैं, बाकी और स्टाफ है। ठीक है, और जो यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं? वो मेबी 400-500 लोग। ठीक है, तो मतलब आपका प्रोसेस क्या रहता है? क्योंकि हमने ना सुना है ऐसे, हमें नहीं पता इसके बारे में, आप ही से पूछ रहे हैं, कि शुरुआती जो दिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहते हैं 3 से 4 दिन, तो हुँ, उस टाइम पर आप कैसे मदद करते हैं? शुरू में जब बच्चा आता है तो उसको डॉक्टर को चेकअप करवाया जाता है, उसकी मेडिसिन चलती है हुँ। 3-4 दिन। बाकी जब बच्चा एक माहौल में रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर आता है तो उसके आधे विथड्रॉल्स ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। हुँ। जब वो औरों को देखता है कि ये भी है, वो भी है बच्चे, है ना? क्योंकि हिमाचल में इतना बड़ा है नहीं है, किसी ने कोई भी बच्चा लाएँगे आप नोन निकल ही जाएगा दूसरा कोई ना कोई। हुँ। तो वो उनसे बातचीत करके वो समझाते हैं उनको, जो बच्चे पुराने होते हैं वो समझाते हैं कि ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है। हुँ। 4-5 दिन जो होते हैं, उस टाइम हमारा यही रहता है कि बच्चा खाना खाए, हुँ। रेस्ट करे, बस। नहीं तो अगर ऐसा होता है कि जैसे उन्हें होता है ये स्टार्टिंग फेज़ में नशा चाहिए होता है, क्रेविंग तो क्रेविंग्स वो तो होती है, जैसे खाने की क्रेविंग्स होती है वैसे नशे की भी होती होगी, तो उस उस चीज़ टाइम के लिए पर? मेडिसिन होती है ना, हुँ। मेडिसिन होती है, फिर वो विथड्रॉल्स जब वो विथड्रॉल्स में रहता है 7-8 दिन, तो हुँ। उसकी मेडिसिन चलती है, फिर हुँ। आस्ता-आस्ता वो कम की जाती है। हुँ। कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ से कोई लोग जिनको काफ़ी ज़्यादा लत थी नशे की और वो नहीं छोड़ पाए और वो भाग गए? नहीं, भागने का तो ऊपर से तो नहीं भाग सकते ना जी। हुँ। पर लत जिसको ज़्यादा लत होगी वही हुँ। रिहैबिलिटेशन सेंटर आएगा। हुँ, हुँ। कम वाले तो कम चांस है यहाँ आने के। जो ज़्यादा एडिक्ट हो जाएगा, जो ज़्यादा अस्त-व्यवस्था फैला देगा, वही रिहैबिलिटेशन सेंटर आएगा। हुँ। किसी आपके पेशेंट की या जो रिकवर हो चुके हैं, उनकी कोई कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हो? कुछ ऐसे आप हमारे व्यूअर्स के साथ अगर शेयर करें। कोई भी एक जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल था उन्हें नशे से बाहर निकालना, लेकिन आज अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं? नहीं, ऐसे कई बच्चे हैं, हुँ। मेरे को याद है, कई बच्चे मेरे पास 5-5, 6-6 बार भी आए हैं, हुँ। है ना? कहीं न कहीं मेरे को लगता था कि ये ठीक होंगे, पर बाहर जाते थे, फिर उसी कंपनी में उठते-बैठते थे, फिर से नशा उनकी ज़िंदगी में आ जाता था। हुँ। आज वो एक अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं, कइयों की शादियाँ हो गई है ना? हुँ। कई अपना काम कर रहे हैं, आते-जाते रहते हैं। हुँ। काफ़ी बाकी एडिक्ट की कहानी सबकी एक जैसी होती है। हुँ। 19-20 का फ़र्क होता है, किसी ने थोड़ा ज़्यादा किया होता है, किसी ने कम किया होता है। तो मतलब ऐसा होता है कि 5 से 6 बार तो लग ही जाते हैं क्योंकि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। एक बारी में हो जाते हैं ठीक? बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल। मतलब एक मन बारी में ठानना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। मन में ठानना पड़ता है कि मेरे को जो चीज़ें अब यहाँ बताई जाएगी वो फ़ॉलो करेंगे तो नशा छोड़ा जा सकता है। हुँ। बाकी एक यहाँ पे माहौल होता है ना? रिकवरी बर्थडे मनाए जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। नशा हमने किसी को देख के सीखा है, छोड़ने का तरीका भी वही है। हुँ। बाकी इस चीज़ की कोई मेडिसिन नहीं बनी है कि आप मेडिसिन खा के नशा छूट जाए। वो अपना रिकवरी बर्थडे याद हो कुछ? हाँ, वो अभी बता। है अगले महीने है मेरा हाँ, रिकवरी बर्थडे अगले स अच्छा, हाँ। ठीक है। तो लाइक उसे प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है जी, जैसे जी, नॉर्मल जी। जी, बर्थडेज़ जी। हम सेलिब्रेट करते हैं? जब मैं सेंटर में होता था, तो हुँ। मेरे सामने एक रिकवरी बर्थडे बनाया गया था। हुँ। तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि एक बार ये स्वाद भी लेके देखना है।
है ना, कि एक एडिक्ट के लिए 50 लोग खड़े हो रहे हैं। अब रिकवरी बर्थडे होता है तो जितने भी बच्चे क्लीन चले हैं मैक्सिमम बच्चे वापस आते हैं यहाँ, जहाँ से भी है वो, है ना। तो यहाँ 70 80 90 कई बार जैसे मेरा बर्थडे होता है उस दौरान तो 100 बच्चा भी आ जाता है ना। तो एक एडिक्ट के लिए सारे लोग तालियां बजा रहे हैं, उसको हक कर रहे हैं ना। तो वो चीज बड़ा, इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि एक एडिक्ट को, क्योंकि समाज में हमेशा धुतकारा गया है ना, कि ये ऐसा है ये वैसा है। फिर जो जब यहाँ आते हैं हर एक इंसान उसको गले मिल रहा है, तालियां बजा रहा है, तो कहीं ना कहीं इंसान आगे बढ़ता है फिर। जी। और जैसे आपने समाज की यहाँ पर बात की, परिवार की भी बात की, आपको क्या लगता है कि कितनी महत्वपूर्ण समाज की और परिवार की भूमिका रहती है नशे के लत से बाहर निकलने के लिए? समाज आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे ना, मेरे को गलत भी लग रही है वो चीज, है ना, कि जैसे बाहर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक बंदे को पकड़ रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं और उसको पीट रहे हैं, है ना। उन चीजों से वो ढीठ बन जाएगा, है ना। अब मेरे ऊपर ठप्पा लग गया कि मैं नशेड़ी हूँ, है ना, मेरे को कोई जानता भी नहीं होगा, वो उसी नजरिए से देखेगा, है ना। फिर मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ठीक है, मेरे को एक माहौल चाहिए, मेरे को जो माहौल चाहिए था वो माहौल मेरे को रिहैबिलिटेशन सेंटर में मिला। मेरे को वो लोग मिले जो मेरे को मेरे से अच्छी तरह से समझ सकते थे, है ना। जो चीजें मेरे को लगता था कि ये जो चीजें बोल रहे हैं ये मेरे साथ भी हुई है, कहीं ना कहीं मैं उन चीजों से अट्रैक्ट हुआ, है ना, कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अब समाज को ये चाहिए, ठीक है आप हॉस्पिटल जाओ, है ना, उस इंसान की मदद करो, किसी ना किसी तरीके से उसकी मदद करो, उसको हॉस्पिटल भेजो, उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजो, उसको कुछ ना कुछ उसके लिए करो, है ना। ये वीडियो बना के या फिर उसको पीट के वो चीजें ठीक नहीं होगी, है ना। बाकी पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को कहीं ना कहीं, देखो पैसा जो चीज है ना, पैसा ही बच्चे को बिगाड़ेगा। आप अगर अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि जा दूध की थैली लेके आ, 100 रुपए का नोट दे रहे हैं, है ना, शुरुआत तो छोटी चीजों से ही होगी, शुरुआत तो बीड़ी सिगरेट से ही होगी। आप उसको जब वो वापस आ रहा है उसको पूछ नहीं रहे हैं कि बेटा 40 रुपए की थैली आई, 60 रुपए कहाँ डाले, तो वो चीज कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो उन चीजों में पड़ जाएगा। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता तो होता है कि उनके जो बच्चे हैं वो नशे की लत में पड़ चुके हैं और वो इसे मानने से ही इनकार कर देते हैं। वो छुपाने की इतनी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में और पड़ता जाता है, क्योंकि वो समाज से उन चीज़ों को छुपाते हैं और इस डर से कि क्या इज्जत उनकी रहेगी। उसमें उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें? जी जी जी, देखो जब इंसान एक बार शुरू हो गया ना, थोड़ा सा कर रहा है चाहे ज्यादा कर रहा है, वो एक ना एक दिन उस स्टेज पे पहुंचेगा ही कि उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर या हॉस्पिटल, या फिर अब तो ओवरडोजे हो रही है सीधी, है ना। तो माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप, अब मेरे को भी कई कॉल आते हैं कि जैसे कॉल आया कि हमारा बच्चा नशा करता है, आप क्या क्या फॉर्मेलिटी है, इतना नहीं करता है थोड़ा करता है, तो फिर ये सोचते हैं वहां उस स्टेज तक पहुंचने देते हैं उसको, उस स्टेज तक पहुंचने देते हैं। कहीं मेरे को कॉल ऐसे भी आते हैं कि आज कॉल आया, अगले दिन बच्चा ही नहीं होता है ना। अच्छा। उसको, हाँ जी, अगले दिन उनको फीडबैक के लिए फोन करते हैं कि आपका कॉल आया था कल, बोलेंगे कि वो तो ओवरडोज होगी उसको, है ना। कि ये सोचते हैं वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, आपका बच्चा नशा कर रहा है ना। जब वो समाज में बाहर घूम रहा है तो तीसरे आदमी को पता लग रहा है कि आपके बच्चे के क्या हालात है ना। उस समाज के डर से अपने बच्चे को खो लेते हैं। इकलौते लौते बच्चे हैं, कई माँ बाप मैं देखता हूँ कि, है ना, ये सोचते ही रह जाते हैं। मेरे पास कई फैमिलियां ऐसी है जो मेरे को 3-3 4-4 5-5 साल से भी फोन कर रहे हैं, पर वो लोग भेजते नहीं है कि ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा, है ना। वो चीजें बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी कभी भी। क्या आप मतलब किसी ऐसे माँ-बाप को जानते हैं कि जिन्होंने बहुत ट्राई किया अपने बच्चे को इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, लेकिन अब वो कहीं न कहीं हार मान चुके हैं? कोई ऐसे?
जी, ऐसे बहुत से माँ-बाप हैं। आपके यहाँ पर कोई जी, ऐसे? जी, जी। मैं कह रहा हूँ आपको कि कई बच्चे मेरे पास ऐसे भी हैं, एक अभी भी है ना? वो सब कुछ ख़त्म करके आया है ना? उसके माँ-बाप कहते हैं कि आप ज़िंदगी भर इसको रखो, फिर भी ये नहीं सुधरेगा, है ना? क्यों? वो थक चुके हैं, पहले पंजाब साइड उसको 8-10 बार रखा, पता नहीं कौन-कौन से रिहैब में रखा, हर जगह रखा, हॉस्पिटलों में लेके गए, पूजा-पाठ कराई, सब कुछ करके देख लिया उन्होंने। फिर जब वो मार-धा अपनी मदर को मारना शुरू कर दिया, कहीं न कहीं अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने उसको यहाँ भेजा हुआ है। वो कहते हैं कि बस ज़िंदा रहना चाहिए, यहाँ है, ज़िंदा है, सुधरेगा तो ये कभी नहीं। ऐसी सोच मैक्सिमम माँ-बाप की है, क्योंकि ये ड्रग्स ही ऐसी है जो इस ड्रग्स 4-5 हज़ार रुपए इन लोगों ने कहीं न कहीं से करने हैं रोज़। तो कोई माँ-बाप ऐसे नहीं है जो इतने पैसे रोज़ दे पाए। आपको क्या लगता है कि जो आजकल के जो युवा है वो जो नशे में पड़ चुके हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है नशे में पड़ने का? देखा-देखी, हुँ, देखा-देखी, एक दूसरे को देख के, जैसे मेरे पास यहाँ कई पेशेंट आए, है ना? हुँ, अब डॉक्टर भी आए, मैं उनसे बात की कि क्यों? हुँ, बोले चिट्टा, चिट्टा, चिट्टा हो रहा है पूरी दुनिया में। हमने भी हुँ, सोचा कि हम भी एक बार ट्राई करें। ट्राई करें तो फिर लास्ट में यहाँ पहुँच गए। हुँ। पर ये आपको मतलब मैं ऐसे स्पष्ट नहीं बोल सकती, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये नशा आ कहाँ से रहा है? क्योंकि हिमाचल में तो इतना नहीं पहले देखने को मिलता था। आता तो नीचे से ही है, दिल्ली, पंजाब, इन हुँ। जगहों से ही आता है। तो कभी आपने ट्राई किया है कि अब तो आप एक अच्छे कदम की ओर जा चुके हैं, तो आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आए और आगे आप पुलिस तक जाए इस चीज़ में, ताकि जो उम, लोग हैं उनकी जान बच सके? नहीं ऐसा तो, हाँ, बीच में हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है, हुँ, बीच में आते हैं यहाँ पे, पुलिस वाले आते हैं, तो उनको डाटा होता है जो हमारे पास, हम हुँ, देते हैं उनको। हुँ, इन लोगों से भी बात करते हैं वो, मेरे को याद है शायद 22-23 में, है ना? 21-22 में हर तीसरे-चौथे दिन सीआई स्टाफ वाले, पुलिस वाले आ रहे थे यहाँ। हुँ, यहाँ नहीं, सारे रिहैबों में गए वो। हुँ, तो वो सिर्फ़ इतना ही पूछ रहे थे, पहली बार नशा किससे लिया? हुँ, लास्ट टाइम नशा किससे लिया? हुँ। ठीक है। और जो नशे में अब जितने भी जो हमारे युवा हैं, बेसिकली देखा जाए तो ये सारे यंगस्टर्स ही हैं, जी, जी, जी। जो नशे में पड़ चुके हैं और नशे की लत से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, नामुमकिन तो कुछ नहीं है ना? हुँ, जब एक एडिक्ट नशे के लिए इतनी मेहनत करता है, हुँ, सुबह से शाम तक वो छत्तीसों झूठ बोलता है। हुँ, वैसे ही अगर आपको देखो रिकवरी में आना है, नशा छोड़ना है, तो उसके लिए भी एफर्ट पुट करने पड़ेंगे। हुँ, ठीक है? जो इंसान एफर्ट पुट करेगा, वो ठीक होगा। हुँ। ठीक होने का यही एक रास्ता है। तो आपको क्या लगता है कि रिहैब सेंटर ही जॉइन करना एक रास्ता है, या वो खुद से भी अगर ठान ले तो वो उस चीज़ से हो ओवरकम कर सकते हो हैं? सकता है, बिल्कुल हो सकता है। खुद ठीक से है। भी ठान ले, हो सकता है। हुँ, पर जो ये चिट्टे जैसा नशा है, ये नशा बाहर छोड़ना काफ़ी मुश्किल है। हुँ, क्योंकि आपके शुरुआती जो दिन हैं, वो थोड़े मुश्किल है। हुँ। देखिए, आप रिहैब सेंटर चला रहे हैं जी, जी। और इन्हें आप एक तरीके से उन माँ-बाप के लिए एक मंदिर मान लीजिए, जो अपने बच्चों को इस नशे की लत से या नशे के दलदल से जो है बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन आजकल हम काफ़ी खबरें भी पढ़ते हैं और कुछ देर पहले हम कुछ वीडियोज़ की भी बात कर रहे थे जो काफ़ी जी, ज़्यादा वायरल हुई थी। हम कैमरे पर उसे नहीं बोल सकते हैं कि नशा मुक्ति केंद्रों पर भी कई सवाल उठते हैं कि जी। नशा मुक्ति केंद्रों में ही सबसे ज़्यादा नशा पाया जाता है। तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या ऐसा सच में होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हुँ, देखो, कुछ एक लोग होते हैं, पर वो लोग भी देखो, आप समझो कि चिट्टे जैसा नशा जो 5-7 हज़ार रुपए ग्राम है ना? वो रिहैबिलिटेशन सेंटर वाले अगर वो करवाएँगे, तो वो हुँ, कहाँ जाएँगे? हुँ, है ना? आपके पास 20 बच्चे हैं, जो भी यहाँ पे आते हैं, उनकी यूज़िंग मैक्सिमम ग्रामी, आधी ग्रामी, 2 ग्रामी होती है। हुँ, तो इन लोगों को अगर आप नशा देंगे, तो कहाँ से पूरा कर पाएँगे? हुँ। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि नशा जो है एक बीमारी नहीं, ये एक आदत है, या ये एक आदत नहीं बीमारी, आपको क्या लगता है? नहीं, नशा एक बीमारी है।
नशा एक डिजीज है, ये डिजीज है, पर ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसको हम्म। रोका जा सकता है। और रोका ऐसे ही जा सकता है जब हम लोग इकट्ठे हैं तो ठीक रह सकते हैं। अगर हम लोग इधर उधर फिर से उसी सर्कल में, अगर आज मैं भी जाऊंगा तो मेरी जिंदगी में भी फिर से नशा आ जाएगा। नशा हम लोगों ने टेस्ट किया है, नशा करने का मन कहीं ना कहीं, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो एकदम से दिमाग नशे की ओर जाता है, आज भी जाता है। पर वो चीजें मेंबर्स होते हैं, उनसे बातचीत करनी पड़ती है ना, कि अगर आप कहीं फंस रहे हो तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखिए, जो आपकी कहानी थी काफ़ी प्रेरणादायक हमारे लिए रही है और आपने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है नशे को छोड़ने के लिए। आज आप एक मैसेज देना चाहे उस आशीष को जो एक नशे के दलदल में फँस चुका था, तो क्या आप कहेंगे? देखो, जो टाइम निकल गया है ना, हुँ। उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता अब। हुँ। ठीक है जी, वो ठीक है, भूल थी मेरी एक, है ना, देखा-देखी में जो चीज़ें भी हुई, कब मैं इस दलदल में फँस गया मुझे खुद को भी मालूम नहीं लगा, है ना। हुँ। पर आज के दिन मैं रिकवर हूँ, मेरा परिवार खुश है, मेरे माँ-बाप खुश हैं, एक हुँ। समाज में कहीं भी उठ बैठ रहा हूँ, इज़्ज़त से आ रहा जा रहा हूँ, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है मेरे लिए। देखिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहने वाला है और इस इंटरव्यू को फिर हम ख़त्म करते हैं कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो नशे से बचना चाहता है या नशे की तरफ अभी जाने लगा है, उनके लिए कोई एक मैसेज आप अगर देना चाहें? उनके लिए यही मैसेज है, इस चीज़ में कुछ नहीं रखा है, लास्ट में सुधरना पड़ेगा, हुँ। है ना। जो हमारे प्रोग्राम में भी बोला जाता है, कैद खाने, संस्थाएँ या मौत, चौथा हुँ। कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मैं भी मंदिरों में भी गया, हॉस्पिटलों में भी गया, ना रिहैबिलिटेशन सेंटरों में भी पहुँचा। लास्ट में जब तक आप अपने आप को एक मौका नहीं देंगे तब तक कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। रिहैबिलिटेशन सेंटर भी कुछ नहीं कर सकता, रिहैबिलिटेशन सेंटर आपको सिर्फ़ एक रास्ता दे सकता है। नशे और आपके बीच में दूरी पैदा कर सकता है ना, बाकी ठीक आपको खुद ही चलना पड़ेगा। जी, देखिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका नेशन स्पीक से बात करने के लिए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी जो एक इमोशनल साइड थी वो भी हमने इस एपिसोड में देखी है और लाखों लोगों के लिए ये कहानी जो है एक प्रेरणा बन सकती है, जो लोग नशे को छोड़ना चाहते हैं या नशे की लत में अभी वो फँस चुके हैं। तो आप इस एपिसोड को ज़रूर देखिए और आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए, आशीष की कहानी हमने सुन ली। अब हम बातचीत करते हैं सनराइज रीबर्थ के काउंसलर से। तो कैसे वो जो पेशेंट्स हैं उनकी हेल्प करते हैं, क्या-क्या सेशंस उनके रहते हैं, क्या-क्या थेरेपी उन्हें दी जाती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी उनसे भी लेंगे। मेरा नाम पारुल शर्मा है और मैं आई थिंक 2-3 साल से जो नशे से पीड़ित रोगी होते हैं उनके साथ काम कर रही हूँ। जी, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो मैं शिमला की हूँ बट बेसिकली मैं चौपाल से बिलोंग करती हूँ। जी, और अपनी थोड़ी पढ़ाई के बारे में बताइए। मैंने अपनी पढ़ाई एचपीयू से करी हुई है जिसमें मैंने एमए साइकोलॉजी करी हुई है और क्लिनिकल का भी साथ में कोर्स करा है। जी, तो यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर मतलब या इससे पहले भी कहीं जॉब कर नहीं, चुके हैं? इससे पहले मैंने करी है, इसी लाइन पे करी हुई है बट यहाँ पे फिर मेरे को 3 साल हो गए कंटिन्यू ठीक जॉब है। करते हुए। तो बीइंग अ काउंसलर, क्या-क्या आप चीज़ें अपने पेशेंट्स के साथ करते हैं ताकि मतलब एक प्रॉपर दिनचर्या आपका क्या रहता है उनके साथ? देखो, सुबह से लेकर यहाँ इनके प्रोग्राम होते हैं, जो एनए का प्रोग्राम होता है इसको फॉलो करते हैं, मेरे सेशंस होते हैं। सेशन में फिर हमारे मेन होता है मोटिवेशन का काम होता है, अवेयरनेस का काम होता है, काउंसलिंग का हो गया या फिर जैसे फैमिली आती है उनकी काउंसलिंग भी प्रॉपर तरीके से की जाती है। फिर ज़्यादा सीवियर हो तो हम थेरेपी भी यूज़ करते हैं जिसको हम कॉग्निटिव थेरेपी बोलते हैं। इससे होता क्या है कि जो पेशेंट होता है, जो उसके थॉट्स होते हैं, जिसको चेंज नहीं कर पा रहा होता है, उससे बदलने में मदद मिलती है। तो कैसे मतलब मदद की जाती है? मतलब प्रॉपर अब जो तो सेशंस है वो एक पर्सनल ही रहते हैं बट ऐसा है कि आप जो प्रोग्राम है उसको फॉलो करते हैं, ये सब चलता है। आपने यहाँ पर अलग-अलग तरह के पेशेंट्स देखे होंगे जो यहाँ पर रिहैब सेंटर्स में आते हैं। सबसे ज़्यादा जो अभी तक का चैलेंजिंग आपके जो पेशेंट रहे हैं उनको उस चीज़ से बाहर निकालना या जो उनकी थेरेपीज़ होती है, उसपे क्या-क्या चैलेंजेस आपने अभी तक फेस देखो, किए? सबसे ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं वो हमारे पास नॉर्मली हेरोइन वाले ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। तो इनके लिए फिर वही चीज़ यूज़ करते हैं जो डेली इनका प्रोग्राम होता है ना, इनका एक सपोर्ट ग्रुप होता है।
ज्यादातर इनको मोटिवेट किया जाता है कि आप एक दूसरे के साथ जुड़ के रहो, जुड़ के काम करो। बाकी चीज यही है कि जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है उनके सॉल्व किया जाता है, फैमिली के साथ इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है, ये मेरा जो काम रहता है। तो लाइक अगर जैसे आपको मोटिवेट करना हो तो किस तरीके के आपके सेशंस रहते हैं उनके लिए? मोटिवेशन पे फिर मेन हम क्या करते हैं कि किसी की वीडियो लेके आ गई, जो आप रिकवरी पे जो बंदे चल रहे होते हैं उनकी वीडियो दिखा दी, कोई मतलब कहीं से कांटेक्ट उठा के इनको जिस चीज से भी मोटिवेट हो रहे हैं वो सब चीजें करते हैं। तो दिन भर जो है आपके कितने सेशंस इनके साथ रहते हैं? मेरे इनके साथ फिलहाल तो 2 सेशन रहते हैं। एक मॉर्निंग का रहता है ना, जिसमें हम लोग मोटिवेशन से रिलेटेड बातें, इंटरेस्ट से रिलेटेड बातें करते हैं। फिर शाम का इनका ही सेशन होता है जो जेएफटी थॉट जो इनके होते हैं उससे रिलेटेड कुछ चलता है। तो कुछ लाइक इमोशनल साइड भी आपको पेशेंट्स की इसमें पता लगती होगी? हाँ बिल्कुल। तो सबकी कुछ थोड़ा आप शेयर करना चाहे? वैसे कुछ इतना होता नहीं है, क्योंकि जितने भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं ना, बोलते हैं नशे व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है। कोई स्ट्रेस की वजह से करता है, कोई मानसिक तनाव, किसी को डिप्रेशन होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ अलग अलग पेशेंट अलग, जैसे ज्यादा से ज्यादा क्या है कि खुशी, घर से खुला पैसा है, घर से खुली छूट है, इसकी वजह से यहाँ नशा करके आते हैं। तो इतना वो नहीं है कि इनको दिखेगी नहीं यार इनके साथ कुछ बुरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मजे है, पैसे डट के घर से आए हुए हैं, बस इसकी वजह से ये सब चीजें। तो आपको क्या लगता है कि जैसे तो आपने बताया कि घर से काफी जो खुला पैसा लोगों को मिलता है वो एक वजह है, जैसे हमने और लोगों से भी बात की है, तो कहीं ना कहीं जो एक पीयर प्रेशर आप कह सकते हो वो भी एक काफी फैक्टर रहता है इसमें, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, मैंने अभी भी कहा कि यहाँ पे मैंने ऐसे पेशेंट डील नहीं करे कि जिन पे पीयर प्रेशर आ। हाँ, बट ये बहुत कारण है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिसपे ज्यादा से ज्यादा आ जाता है पीयर प्रेशर, तो वो करते हैं, वो ये भी कारण रहते हैं, पर मैंने नहीं दिखे, यहाँ पे नहीं दिखे ऐसे पेशेंट। लेकिन पहले कहीं नहीं, ऐसे मैंने पेशेंट मैं ढूंढती हूँ, मैं स्पेशली जाके ढूंढती हूँ कि कोई थोड़ा हटके मिल जाए, कोई किसी की फैमिली में कोई इश्यूज हो। बट यहाँ मेन क्या है कि नॉर्मल एज ग्रुप है, आपके पास 20 से लेकर 25 तक पेशेंट है, और सारे के सारे पेशेंट मिली ये चीज कह रहे हैं कि घर में ठीक है, हम लोग बाहर पढ़ने गए, मस्ती मजे मजाक में। अच्छा, तो लाइक जितने आपके केसेस है वही है, या तो उन्हें घर से खुला पैसा मिल रहा है, या जब वो पढ़ाई करने गए थे तो फ्रेंड्स के साथ उन्होंने ये सारी चीजें ट्राई कर दी? तो जो आपके सेशंस रहते हैं, आपको लगता है कि उससे जो ये लोग हैं आपके जो पेशेंट्स हैं कहीं ना कहीं रिकवरी मोड पर जा रहे हैं? जहाँ देखो मेन क्या चीज होती है इसमें ना, इच्छा शक्ति। एक बंदा जो इच्छा शक्ति से यहाँ पे आया हुआ है उस पर काम करना भी इजी हो जाता है। तो क्या है कि वो मदद चाह रहा है और हम मदद करें। बहुत टफ होता है कि जिन्होंने नहीं सुधरना है, फिर उनके लिए चाहे आप कुछ भी कर लो, कोशिश करते हैं कि नहीं कोई एक उसके लाइफ में, तो वही तो एक बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। हाँ, वो चैलेंज है। पूरी कोशिश करते हैं कि इसकी लाइफ में कोई, मेन क्या होता है कि जैसे आपके पास आ रहा है 20 साल का बच्चा आ रहा है, उसको टफ हो रहा है, उसको कैसे डील करे उसके साथ, क्योंकि उसने मेन हम उसको क्या बोलेंगे कि नहीं यार तू अपनी पढ़ाई कर, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, यही बोल सकते हैं वो टफ हो जाता है कि पढ़ाई कौन करेगा, ये सब चीजें कौन करेगा। तो बाहर जाके उसकी जो वापसी है वो बड़ी जल्दी हो जाती है। तो लाइक उनके माइंड को पढ़ना भी थोड़ा आता है कि वो उनको चाहिए क्या जिंदगी में, क्योंकि वो नशा भी छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ भी नहीं रहे हैं, कुछ उनके माइंड को उनका सीधा होता है कि हम लोग नशा करना ही करना है। वही चीज मैं बता रही हूँ, उनको थोड़ा ना वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब कितना, मतलब एक टाइम पीरियड लगता है उनको इस चीज से बाहर निकालने के लिए? बाहर निकालने के लिए तो देखो यहाँ पे इनका जो प्रोग्राम होता है 6 मंथ का तो ये चलाते हैं, बट मेरे को लगता है कि इसके लिए आपको पूरी लाइफ देनी पड़ेगी, पूरी लाइफ भर काम करना पड़ेगा इन सब चीजों में, क्योंकि आप थोड़े भी फिसल गए फिर आप वापस आ जाते हैं। तो लाइक कितने घंटे का आपका सेशन रहता है यहाँ पर? 1 आवर का रहता है। 1 आवर में तो मतलब 1 घंटे में आप कितने पेशेंट से डील कर लेते हैं? नहीं, जो हमारे सेशंस होते हैं वो किसी भी टॉपिक पे हो गया, जैसे आपके पेशेंट्स पे हो गया, ऐसे कुछ हम सेशन लेते हैं। बट मतलब थोड़े टॉपिक्स के बारे में भी हमें बताइए कि किस तरह के टॉपिक्स रहते हैं आपके? मेंटल हेल्थ, मैं ज्यादातर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इनको करवाती हूँ ज्यादा से ज्यादा, जो मेरा काम होता है। बाकी ये लोग हैं सारे, ये इन पे ज्यादा फोकस करते हैं। बाकी ये मोटिवेशन का हो गया, पेशेंस का हो गया, और भी बहुत सारे सेशन है, रिमेम्बर नहीं हो रहे हैं। बाकी वो करते हैं। जो काउंसलिंग है ना वो थोड़ी अलग रहती है। जैसे 1 डे में 2 पेशेंट से डील कर दिया, वो फिर लाइक आपके 1-to-1 भी बातचीत होती होगी पेशेंट से, या आप ग्रुप में बातचीत करते हैं? ग्रुप में भी हम करते हैं। जो हमारा सैटरडे होता है उसमें हम एज अ ग्रुप थेरेपी करने की कोशिश करते हैं। बाकी फिर 1-to-1 भी हम कर लेते हैं। किसी पेशेंट को बहुत कुछ फीलिंग शेयर करनी है, बात करनी है, तो उनसे हम अकेले में बात करते हैं। और अब हम बात करेंगे
कुछ ऐसे लोगों से जो सनराइज रीबर्थ में आके कहीं ना कहीं ठीक हो चुके हैं या फिर ठीक होने की कगार पे हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करेंगे कि कैसे कैसे उनकी ये जर्नी रही है और क्यों उन्हें रिहैब सेंटर ज्वाइन करने की जरूरत पड़ती है, जो नशे की लत में कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को तबाह करने में लगे हुए हैं। मेरा नाम वरुण गुप्ता है। मैं बेसिकली रामपुर शहर से हूँ। ये नशे की लत तो स्टार्टिंग में मुझे बचपन में, जब मैं स्कूल टाइम में था 8th-9th में, तो देख देख के मेरे सर्कल में लड़के सिगरेट पीते थे, गुटखा खाते थे, तो उनको देख के मुझे भी फील हुआ कि मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ, है ना। तो ऐसे ऐसे देख देख के उनको मुझे सिगरेट पीनी शुरू हुई। सिगरेट से फिर स्टफ़ पीना शुरू किया। फिर धीरे धीरे बढ़ती गई चीज़ें, है ना। केमिकल्स वगैरह शुरू कर दिए, कोरेक्स, है ना, गोलियां वगैरह खानी शुरू कर दी। उसके बाद चंडीगढ़ चले गया, घर वालों ने भेज दिया चंडीगढ़ पढ़ने के लिए। तो पढ़ाई तो की नहीं वहाँ, और ज़्यादा ड्रग्स में इंक्लूड हो गए, और ज़्यादा नशे में, मतलब और हाई हाई पावर वाले नशे शुरू कर दिए वहाँ पे। स्मैक शुरू कर दी, हेरोइन शुरू कर दी, है ना। तो धीरे धीरे चीज़ें ख़राब हो गई बहुत। वापस आया घर तो और हाल ख़राब हो गए। घर वालों ने सोचे यहाँ ठीक रहेगा, पर ठीक कहाँ रहना था। तो लाइफ में मतलब चीज़ें ख़राब ही होती गई। फिर मेरी वाइफ जब बहुत ही हो गया तो उन्होंने मुझे बोला कि रिहैब ज्वाइन करो, रिहैब ज्वाइन करो। पहले तो मैं बचता रहा, झूठ बोलता रहा, चले जाऊँगा, आज नहीं कल चले जाऊँगा। तो फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि चीज़ इतनी ख़राब हो गई कि मुझे स्टेप लेना ही पड़ा खुद से। मैं फर्स्ट टाइम, जो हमारे एमडी साहब हैं, इनके ये साथ में ये फ्रेंड है मेरे पहले के, तो इनसे मैंने बात की और मैं आ गया इधर, है ना। तो मैंने लिया इनसे ट्रीटमेंट वगैरह। तो जो ये प्रोग्राम होता है ना, मुझे पता चला धीरे धीरे कि क्या चीज़ें हैं। क्योंकि एक एडिक्ट को वो कहीं नहीं सुधर सकता, चाहे वो हॉस्पिटल जाए, चाहे डॉक्टर, चाहे मंदिर जाए, जहाँ मर्जी चले जाए, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में ही सुधर सकता है ना। तो मुझे भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पर ठीक है, अब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही है ना। बाकी तो ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, कि मैसेज यही है, जो भी आज बाहर यूजिंग में है लोगों को, लड़कों को, जितने भी है, जो भी यूजर्स है ना, कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में ही जाए, वहीं इनकी लाइफ बेटर हो सकती है। वरना ऑप्शन कोई नहीं होगा, एक जेल, रिहेबिलिटेशन सेंटर या फिर डेथ। मेरे बहुत से लड़के फ्रेंड जितने भी सर्कल में थे, बहुत से ज़्यादा है नहीं अब, है ना, आधे से ज़्यादा जेल में है। तो यही मैसेज है कि ज़िंदगी अगर जीनी है अच्छी, तो रिहैब का रास्ता चुन लें टाइम से, वो भी, कि बाद में तो फिर नहीं, टाइम ही नहीं रहेगा। मेरा नाम अंकित है, मैं बिलासपुर से हूँ। तो जब बहुत छोटे थे, मैं 3rd-4th में थे, उस टाइम स्मोकिंग स्टार्ट कर दी थी। घर पे देखते थे स्मोकिंग वगैरह करते थे घर वाले, तो उसको देख के ट्राई लग गया करने। फिर उसके बाद जैसे हम दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, तो उनके फादर जॉइंट पीते थे, तो कई बार उन्होंने चोर के ले आना जॉइंट, तो हमने वो पी लेना। तो वैसे वैसे करके हमारी यूजिंग स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे करके और नशों पे आ गए, गोलियां लग गए खाने, शीशियाँ लग गए पीने। फिर उसके बाद जैसे जैसे बैठते गए, बड़े बड़े जो होते हैं भाई लोग होते हैं, उनके साथ लगे बैठने। तो उस टाइम 2012 की बात थी, तो उस टाइम वाइट मतलब आया था नया नया, तो उस टाइम हम लगे उसको यूज़ करने लगे। तो पता नहीं था हमें कि क्या हालत होगी इसके बाद। तो पीते रहे उसको हम जैसे और नशे करते थे रेगुलर, उसकी तरह यूज़ करने लगे हम उसको। थे मेरे साथ काफ़ी दोस्त थे हम, वो सबकी मतलब क्लास थी हमारी, जैसे उसमें सारे उसी यूजिंग में पड़ गए। फिर धीरे धीरे करके हम एडिक्ट हो गए उस चीज़ के। तो नशा तो फिर चाहिए होता था, हमें छोड़ नहीं पाते थे। फिर घर वाले कभी जैसे पता लगा कि
पकड़े गए घर में 1-2 बार कि हाँ वाइट पी रहे हैं ये। घर वालों को तो पता नहीं होता था उस टाइम कि क्या चीज़ है, तो जैसे पूछा उन्होंने किसी को, तब लगा उन्हें पता कि हाँ ये वाइट है, कि यूज़ करते हैं उसको। तो जैसे फिर कई बार मंदिरों में लेके गए, हॉस्पिटल में ले गए, तो हॉस्पिटल में जैसे दवाइयाँ मिलती हैं आजकल वो, तो उसका भी नशा होता है। तो उनको खा के फिर वही है कि स्वाद बोलते हैं ना, इस चीज़ में एक स्वाद है, तो स्वाद मेरे को उसी चीज़ में आ रहा था कि वाइट ही पीना है। तो नशा फिर यूजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गोलियां भी खानी हमने, यूजिंग भी करनी। तो एक टाइम पे घर वाले दुखी हो ही गए, काफ़ी दुखी कर दिए थे मैंने घर वाले। फिर उनको कहीं से मैसेज मिला कि रिहैब का, कि हाँ वहाँ भेजो उसको। तो जैसे पहले तो मेरे को बोलते थे घर वाले कि तेरे को रिहैब भेज देंगे, तो ठीक था। मैं तो उस टाइम ऐसा था कि थक गया था मैं अपनी यूजिंग से, कि छोड़ना भी चाहता था पर छोड़ नहीं पा रहा था मैं। फिर जैसे यहाँ आए तो पता लगा बहुत चीज़ें, प्रोग्राम के बारे में पता लगा कि कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। तो सुन के नहीं चलता था मैं, काफ़ी 3-4 बार रिलैप्स हो गया मैं, यहाँ से जाते थे तो मैं सुनता नहीं था। मैं छोटी छोटी बातें से घर वाले कुछ बोलेंगे, मैं उसमें फीलिंगों में आ जाता था, तो नशा कर लेऊँगा मैं इसमें, कि नशा ठीक है, चलो सुनने को मिल रहा है। फिर सर जो MD साहब हैं हमारे, तो कई बार बॉन्डिंग होती है इनके साथ ना, तो ये बोलते हैं, समझाते हैं कि मत किया करो। फिर मैं वही ढीठ पर्सनैलिटी, हम सुनते नहीं। तो अभी काफ़ी बार आ गई, अभी सोचता हूँ मैं कि काश हो गए थे, ठीक हो गए थे टाइम से, तो आज के दिन लाइफ कुछ और होती। पर चलो अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, फिर से ट्राई कर रहे हैं, तो एक ना एक टाइम पे ठीक हो ही जाएंगे, ऐसा लगता तो है मेरे को। कोशिश कर सकते हैं। बाकी जो बाहर हैं मेरी यूजिंग पार्टनर्स हैं, काफ़ी दोस्त हैं, आजकल तो मतलब काफ़ी लोग मर गए इस चीज़ से। दोस्त भी थे मेरे बहुत, वो भी हो गए। मैं यही बोलूँगा बाहर की जो भी यूजिंग कर रहे हैं, इस चीज़ में रखा कुछ नहीं है, सिर्फ लाइफ बर्बादी होगी, आपकी भी घर वालों की भी। चलो नशेड़ी तो अपना नशा करके ठीक है, सा बढ़िया हो जाएगा, पर सफ़र घर वालों को करना पड़ता है, बहुत सफ़र करते हैं घर वाले। तो बाकी तो घर वालों को भी ये मैसेज दूंगा कि अगर कोई होता है आपका यूजिंग, पता है आपको यूजिंग कर रहे हैं, तो या तो उसको आप रिहैब खुद लाएं या उनको मैसेज दें, जो भी जानते हैं। यहाँ पर चलो होता है रिहैब, नशा छुड़ाने का तो है ही है, पर यहाँ एक बंदे को अपनी लाइफ जीनी आ जाती है। पता लगता है कि रिहैब में सिखाया जाएगा आपको कि कैसे आपने लाइफ में आगे चलना है, बहुत कुछ सिखाएंगे आपको। बाकी तो मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। मेरा नाम साजन है, मैं टूटू का रहने वाला हूँ। तो मैंने 2019 में पहला ट्रीटमेंट काटा था, तो मैं रिलैप्स हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ शोगी में ट्रीटमेंट काटा 2023 में जून में। तो अब मुझे 22 महीने हो जाने हैं, अभी 9 तारीख को। तो अभी 2 महीने बाद मेरा बर्थडे है, रिकवरी बर्थडे है। तो मैं यहीं पर ही, मतलब काम भी मैं एज अ केयर टेकर हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन रहा होना घर पे भी। उसके बाद मैं यहीं से जुड़ के चला, क्योंकि फर्स्ट में भी ऐसा था कि मैं जुड़ा नहीं था उनसे, मैं उनके टच में नहीं रहा। इस बार ही मैंने पूरी हिम्मत लगाई हुई है कि मतलब रिकवरी में चलने की। तो अब मुझे 22 महीने हो गए, अभी 2 महीने बाद मेरा बर्थडे भी है। बाकी मैं यहीं पर ही होता हूँ, 2 दिन छोड़ के जाता हूँ मैं ऐसे घर को भी। नशे में तो मैं बड़े पहले से था ऐसे पड़ा ना, तो फिर जब मेरे को दोबारा सेंटर लाया गया तो मैं तो डिटॉक्सिकेशन काटा मैंने 7-8 दिन। फिर उसके बाद मतलब क्लासेस लगती थी सुबह से लेके, मतलब मैम आते थे, सेशन लगते थे हमारे। तो उसके बाद फिर मैं मतलब जब मैं घर भी गया तो मतलब मेरे को समझाया था कि उन चीज़ों से दूर रहना, अपने यार दोस्तों से। फ़ोन के लिए मना करी थी, साल तक फ़ोन यूज़ नहीं करा। ऐसे करके मैं रिकवरी में चला। यहाँ पे मैं 7 मंथ रहा था। मैं ये देना चाहूँगा मैसेज कि जो भी अगर बाहर एडिक्शन पे है पड़े हुए ना, तो उनको कृपया करके मतलब दोबारा भेजें यहाँ पे, या उनके घर पे बोले। पेरेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ कि बच्चे की एक्टिविटी चेक करें। देखो मैं भी यहीं से ठीक हुआ हूँ ना, एक बार ही मतलब ट्रस्ट करके देख लो, क्योंकि वैसे ना अगर खुद से आना बड़ा मुश्किल होता है वैसे ना सेंटर भेजना।
एक बार ही मतलब भेज सकते हैं आप सेंटर।